दोस्तों, इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है और इसकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। इंद्रजीत किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? तो दोस्तों, आप सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं क्राइम प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की आपको कहानियां मिलते रहेगी हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, यह सच्ची घटना झारखंड के रांची शहर की है। रांची शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम इंद्रजीत होता है। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब होती है। यह हटा कटा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी रुतबा था और नाम था, इसलिए गांव के लोग इसको काफी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर के इसके पास भी आया करते थे। इसके पास काफी प्रॉपर्टी होती है, काफी जमीन यानी जायदाद होती है, काफी सारे नौकर चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। इंद्रजीत का इकलौता बेटा रुपेश, जिसकी उम्र 27 साल के करीब होती है। रुपेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह इंजीनियर का काम किया करता था। रुपेश 27 साल का जवान हो चुका था, इसीलिए उसके पिता को इसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदार से कहा था कि वो अपने बेटे रुपेश की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। पूनम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन पूनम किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब इंद्रजीत अपने बेटे को लेकर के पूनम को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद, यानी थोड़ी देर के बाद, जब पूनम इंद्रजीत के सामने आती है, इंद्रजीत जब पूनम को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और पूनम के माता पिता से कहता है, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब इंद्रजीत अपनी जेब से 1,000 रुपये निकालता है और पूनम के हाथों में रख देता है और उसे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद वह दिन भी आ जाता है जब रुपेश दूल्हा यानी दूल्हा बनता है और बारात लेकर पूनम के घर पर पहुंच जाता है। फिर रुपेश और पूनम की शादी होती है और रुपेश पूनम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति रुपेश के आने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब रुपेश अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। रुपेश सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहागरात मनाएंगे। पहले तो वह पूनम के साथ बातचीत करता है, पूनम से पूछताछ करता है और अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में आधे घंटे का समय गुजर जाता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ स्वागत मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर रुपेश जब पूनम के साथ स्वागत मनाता है तो 5 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। जब पूनम सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। वह यही सब सोच रही थी कि पहली पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है, कहीं इसी वजह से तो 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब पूनम इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 10 बजे के करीब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 10 बजे के करीब रुपेश पूनम के कमरे में आ जाता है और जा करके सोने लगता है। फिर पूनम मुझसे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो,
मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहाग रात थी, मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात मनाएंगे, लेकिन दोस्तों तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 5 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं, अगर तुम ये सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। फिर रुपेश उसे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब पूनम उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों रुपेश रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वह पूनम से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इसी तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब पूनम अपने पति से लड़ने लगती है, उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहीं की नहीं रही, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अगर मुझे पता होता है कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर यानी खड़ा हुआ इंद्रजीत यानी उसका ससुर सुन रहा था। अब पूनम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा हो रही थी। फिर रुपेश पूनम से कहता है कि मैं काफी सारे हकीम से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर पूनम को यानी बुरा भला कहकर पूनम उसे बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में आ जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर दोस्तों क्या बताए उसे वह करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर इंद्रजीत आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह दंग रह जाता है। पूनम भी जब अपने ससुर को देखती है तो अपने ससुर से शर्म के वह भी शर्मा के वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब लगभग रुपेश अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर पूनम किचन में जाती है और खाना पाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी इंद्रजीत अपने नौकर से पूनम को सुना सुना कर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वो अपने नौकर से कहता है कि जब मैं जवान था हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था, जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे उसे छोड़ने नहीं यानी छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हमने ख्वाहिशें पूरी करे थे वह बार बार अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए आया करती थी। पूनम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। अब हंसने का मतलब है जो हंसी वो फांसी। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद इंद्रजीत अपनी बहू पूनम से कहता है कि बहू मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश करो। तो फिर पूनम अपने ससुर के पास आती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। इंद्रजीत को काफी आनंद मिल रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके पूनम के नजदीक आ रहा था और पूनम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब इंद्रजीत का हिम्मत बढ़ चुका था और बढ़ा जा रहा था और एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे अपने बाहों में भर लेता है जबरदस्त और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अब पूनम तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसीलिए पूनम कोई विरोध भी नहीं करती है। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से जब 1 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था या एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम यानी गलत संबंध किया करते थे। अब पूनम को अपने ससुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 6-7 महीने का समय गुजर चुका था। 3 महीने यानी 6 महीने के बाद एक दिन पूनम की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियाँ होने लगती है और उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी उसके पास उसका पति रुपेश आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर पूनम उसे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की ज़रूरत है। तभी रुपेश पास के यानी मेडिकल स्टोर में जाता है। वहाँ से एक लेडीज डॉक्टर को नर्स को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडीज जो नर्स होती है जो पूनम का चेकअप करती है और रुपेश से कहती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। अब रुपेश जब उस लेडीज जो डॉक्टर होती है उसकी बात सुनता है तो वो दंग रह जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं,
तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब रुपेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुमने किसी के साथ मुंह काला करके आई है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वो अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तभी वहीं पे इंद्रजीत यानी उसका ससुर, उसका बाप रुपेश का अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुमको बताता हूँ। फिर इंद्रजीत यानी रुपेश का पापा जी ने उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा है। अब रुपेश अपने पिता की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर ये दोनों डर जाते हैं और रुपेश को समझाने लगते हैं, उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन यह नहीं मानता और पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस रुपेश से कहती है कि मामला क्या क्या है, बात क्या है। फिर रुपेश सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि इस तरह का मामला है, मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को वह थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस पूनम से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है, तो यह तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है। पूनम से पूछती है पुलिस कि तुम अपने मर्जी से किए हो, यह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुआ है। तो फिर पूनम पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कर भी क्या सकती है, जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।